नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेस में। ऐसे कैंडिडेट जो रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए मैं हम लोग एक सीरीज़ चला रहे थे जिस सीरीज़ का नाम था दस्तक सीरीज। इस सीरीज का नाम था दस्तक सीरीज। इस दस्तक सीरीज़ में हम लोग स्पेशली ग्रुप डी के लिए ही स्पेशली ग्रुप डी के लिए हम लोग क्लासेस चलाते थे, जिसमें बायो क्लास चला रहे थे और बायोलॉजी क्लास के आज ये लास्ट चैप्टर है डिजीज, रोग। लास्ट चैप्टर हम लोग आज देख रहे हैं रोग, और इसके बाद से बायो लगभग ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि मई के लास्ट तक मैं बायो का सभी टॉपिक मैं ख़त्म कर दूंगा, और वो लगभग ख़त्म होने वाला। कुछ फैमिली प्रॉब्लम आने की वजह से 1 वीक मैं वीडियो नहीं दे पाया, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। हालांकि अब ये ख़त्म हो जाएगा, इस वीक में ख़त्म ही हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग जस्ट फिजिक्स के क्लासेज स्टार्ट करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स का रोल, और वो आता है ग्रुप डी में 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे आपको पता है ही। और हम लोग जो सीरीज ये चला रहे हैं तो उसमें सबसे पहले थ्योरी हम लोग देखते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है। इस सीरीज़ पहले इसको सीरीज़ कंटेंट में 1 या 2 पार्ट में वीडियो ख़त्म होता है आपका पूरे चैप्टर का एक चैप्टर। उसके बाद से उसी का हम लोग PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने होते हैं उसको हम लोग डील करते हैं। तो हम लोग दो चीज़ों पे फ़िलहाल में काम कर रहे हैं, एक तो थ्योरी अब प्लस उसके बाद से PYQ, दोनों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और उस कंटिन्यू करते हुए उसमें देखेंगे तो चैप्टर का नाम जो है वो है डिजीज। तो आइए बिना देरी करते हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले डिजीज रोग है क्या, तो रोग का मैं डेफिनेशन यहाँ पे PDF में नहीं दिया हूँ। रोग समझ लेते हैं। कब हमें पता चलता है कि रोग है, तो ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं नॉर्मल दैनिक जीवन में हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी वर्क है, एक सुचारू रूप से हम अपना काम कर रहे हैं, या हमारा अंग जितने भी हमारे अंग है वो सुचारू रूप से काम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, उसको स्वस्थ व्यक्ति बोला जाएगा, वो स्वस्थ है। और सुचारू रूप से अगर हम काम करना छोड़ दें, या कोई भी अंग हमारा सुचारू रूप से काम करना बंद कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोग, यानी एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रोग। सुचारू रूप से वो काम ही नहीं करेगा, और वैसे व्यक्ति को रोगी बोला जाता है। तो रोग समझ पाए कि दैनिक जीवन में हम जितने भी कार्य करते हैं वो सुचारू रूप से नहीं करने के लायक हो, नहीं कर पाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। तो आई होप आप डिजीज समझ पाए होंगे, रोग समझ पाए होंगे। और जो सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता, अपने कार्यों को करने में असमर्थ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं रोगी। ठीक है, तो उसमें रोग को फैलाने वाले कोई ना कोई कारक होते हैं। यानी मेनली अगर हम देखें तो रोग 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब ये होता है कि वैसा रोग जो एक दूसरे व्यक्ति के छूने से या टच करने से या हवा के माध्यम से फैलता है। आज हम में है, कल दूसरे में है, परसों तीसरे में है, हमारे छींक से, हवा से या हमारे टच करने से। और असंक्रामक रोग वैसे बोलते हैं जो किसी के टच से नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो वायरस की वजह से हो सकता है, वो जीवाणु की वजह से हो सकता है, वो कवक के वजह से हो सकता है, किसी जीव की वजह से हो सकता है, किसी जानवर के काटने से हो सकता है, उसको हम बोलते हैं असंक्रामक रोग। सॉरी, किसी जानवर के काटने से होगा तो वो तो संक्रामक रोग हो जाएगा, सॉरी। तो ये असंक्रामक रोग है जो फैलता नहीं है, जो टच करने से फैलता नहीं, उसको असंक्रामक रोग बोला जाता है। तो आई होप आप रोग के प्रकार और रोग क्लियर हो पाएगा। आइए देखते हैं अब इसमें सबसे फैक्टर जो होते हैं, उसमें जो कारक होते हैं सबसे ज़्यादा, वो क्या होते हैं, वो हमारे कारक होते हैं। पहले जो कारक होंगे वो होंगे विषाणु, जिसको हम कहते हैं वायरस। बात करें इसके खोज की, तो इसके खोज, विषाणु की खोज जो है रूसी वनस्पति वैज्ञानिक किए थे 1892 ईस्वी में। इवानोव्स्की, इनका नाम था इवानोव्स्की, वही किए थे 1892 ईस्वी में। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो लुईस पाश्चर तथा बीजिंग ने इन्हें जीवित तरल संक्रामक नाम दिया। संक्रामक का नाम दिया, मैंने बताया ना कि वैसे रोगी, ये जैसे वायरस हो गए, वायरस से जितने भी रोग होते हैं लगभग वो संक्रामक रोग होते हैं, फैल सकते हैं। तो लुईस पाश्चर और बीजिंग इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया था। कब? एड्स के विषाणु को 19 दिया था
एड्स के विषाणु को 1986 ईस्वी में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस यानी HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस इसको बोला जाता है HIV, इसका नाम दिया था 1986 ईस्वी में। ये एड्स के विषाणु को बोलते हैं। आपको पता है एड्स जब भी होता है तो HIV वायरस के ग्रोथ करने से होता है। इलिसा जांच इसके लिए कराया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कराया जाता है, तो इलिसा जांच कराया जाता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं वायरस में, हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तो विषाणु क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म, इतना छोटा होता है कि हम अपनी नग्न आँखों से उसको देख नहीं पाते हैं और नॉन सेलुलर होता है, उसमें कोई सेल नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जीभ पर पोषण के अंदर आकर जनन रिप्रोडक्शन ये करते हैं। ऐसे डेड रहेंगे, ऐसे क्या रहेंगे, डेड रहेंगे, इसमें सेल कोई नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी बॉडी में प्रवेश किए, इंटर किए, रिप्रोडक्शन करना वो स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इनमें संख्या बढ़ जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा कि रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कि विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। मैंने बोला ना, वायरस इतना छोटा होता है कि इसको हम आसानी से देख नहीं पाते हैं। इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है, जो एमनाल एवं इरस्कर ने 1955 ईस्वी में क्या किया था, उसका खोज किया था। एक सिंपल सूक्ष्मदर्शी होता है और एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में और सिंपल सूक्ष्मदर्शी में अंतर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये अंतर है कि वो किसी भी वस्तु को लाख गुना बड़ा करके देख सकता है। उसमें इतनी आवर्धन क्षमता होती है कि उसको लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता है, कोई भी वस्तु हो। लेकिन इसमें हम देखेंगे सिंपल सरल सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो 1000 गुना तक हम बड़ा करके उसको देख सकते हैं। 100 गुना से 1000 गुना तक बड़ा करके देख सकते हैं। आप सिंपल जानते हैं कि जैसे हमारे मोबाइल में होता है, तो जैसे हम फ़ोटो खींचते हैं तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 16 तक जूम जाता है तो कितनी बड़ा, एकदम पूरा क्लीन आपका पिक दिखता है बॉडी का, जितने भी ऑर्गन है उसमें पूरा क्लीन आपको देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह से इसमें अगर हम कहें तो ठीक उसी तरह से विषाणु में क्या करेंगे, ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 1 लाख गुना बड़ा करके हम देख सकते हैं। सोच सकते हैं कि बारीकी से हम अध्ययन कर सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो विषाणु के अध्ययन को हम लोग विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी का नाम देते हैं, वायरोलॉजी कहा जाता है। अब देखें, अगर आगे बात करें तो विषाणु की संरचना जो है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो विषाणु की रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन इकाइयाँ होती है जिन्हें कैप्सोमेयर कहते हैं। विषाणु जब भी बनेगा, इसकी संरचना में अगर देखें तो उसके अंदर का जो रचना होता है वो न्यूक्लिक अम्ल होता है, जिसको हम लोग कैप्सिड का नाम देते हैं। विषाणु, हालांकि मैं एक जगह पढ़ाया था, सेल जब हम पढ़ा रहे थे तो विषाणु में पढ़ाया था, वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिएगा, वहाँ पे पूरा डिटेल्स में विषाणु को मैंने बताया हुआ है। तो इसमें बाहर अंदर की आवरण जो होती है ना, वो न्यूक्लिक प्रोटीन से घिरा आता है, जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। और वही कैप्सिड में बहुत प्रोटीन इकाइयाँ होती है जिन्हें वो बाहर जाके घिरता है, उसको हम लोग कैप्सोमेयर का नाम देते हैं। और इसके संपूर्ण कण, जितने कण उसके होते हैं, वायरस के जितने मिले रहते हैं, उसको हम लोग विरोइन के नाम से जानते हैं, विरीन के नाम से जानते हैं। तो ये एक तरह का पूरा हमारा क्या था, पूरा हमारा लेक्चर जो था ये किस पे था, पूरा लेक्चर संपूर्ण विकर्ण जो था, पूरा लेक्चर हमारा था वायरस पे। तो आई होप आपको वायरस क्लियर हो पाया होगा। अब आगे देखते हैं कि विषाणु के प्रकार, इसके काइंड्स कैसे होते हैं, विषाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से देखें तो विषाणु जो होते हैं, प्रपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो एनिमल वायरस होते हैं, जिसको एनिमल वायरस होंगे, और दूसरे वायरस जो होंगे, एक प्लांट होंगे, एक एनिमल्स होंगे और एक बैक्टीरियोफेज होंगे, 3 होंगे। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे प्लांट वायरस का नाम दिया जाता है, ये प्लांट वायरस यहाँ पे होंगे। तो प्लांट वायरस होंगे वहाँ पे, और एक एनिमल वायरस होंगे और एक बैक्टीरियोफेज होंगे। प्लांट वायरस में क्या होता है, इसमें आरएनए से न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड यानी एनए और आरएनए क्या होते हैं, इसमें शामिल आते हैं और ये मिले रहते हैं। जैसे TMV, टोबैको माइजो वायरस जो होता है, जो तंबाकू में पाया जाता है, उसमें आरएनए पर रहता है, वो प्लांट का वायरस होता है। सबसे पहले खोज उसी का होता है, TMV वायरस का खोज हुआ था। टोबैको माइको बैक्टीरिया और टोबैको
मैका वायरस, टोबैको मैका वायरस ये पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है। वहाँ से ये आरएनए और न्यूक्लिक प्रोटीन उसमें केवल पाया जाता है, और वो प्लांट वायरस होता है। एनिमल्स में अगर हम देखेंगे तो एनिमल्स में ये डीएनए के रूप में समानता पाए जाएंगे, और कभी कभी आरएनए के रूप में भी पाए जाएंगे, यानी दोनों पाए जाएंगे कभी कभी। जैसे में इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाता है, मम्पस वायरस हो जाता है, ये सब वायरस क्या हो जाते हैं, ये एनिमल्स वायरस है, और ये एनिमल्स के द्वारा पाए जाते हैं, और उसमें ही ये आपको देखने को मिलते हैं। और तीसरा जो था बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज ये केवल जीवाणु के ऊपर आश्रित होते हैं, जितना भी जीवाणु रहेगा केवल बैक्टीरिया रहेगा, उसी पे ये आश्रित रहेंगे। वायरस ही होते हैं लेकिन वो जीवाणु से कनेक्ट हो जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल हर हाल में पाया जाएगा, और डीएनए के रूप में, इसमें न्यूक्लिक अम्ल जो होगा ना वो डीएनए के रूप में पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता है, डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। आपको फुल फॉर्म पता है, फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है। जैसे टी2 फेज जो होता है वो बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे तो पौधे में क्या विषाणु जनित रोग कौन कौन होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पौधों में विषाणु जनित रोग, टोबैको मोजिक डिजीज, अभी मैंने बता के लाया कि TBM टोबैको मोजिक डिजीज जो होता है, तंबाकू का मैजिक रोग जो होता है वो उसको हम लोग TMV भी कहते हैं। तो तंबाकू के पौधे में होने वाले इस रोग का कारक टोबैको मैजिक वायरस होता है, जिसको हम लोग TMV शॉर्ट में TMV कहते हैं। और इस रोग में पत्तियाँ, पता है क्या होती है, इस रोग में पत्तियाँ जो होती है ना ऐसे खुली रहती है, तो पत्तियाँ सीक उड़ जाती है, पत्तियाँ क्या होती है, सूख उड़ जाती है, और साथ ही साथ ये छोटी भी होती हैं। और इसी के साथ उसमें क्लोरोफिल जो होता है वो प्रवाहित हो जाता है, क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से पत्तियाँ क्या होती है, मुरझा जाती है। क्लोरोफिल को ही क्या करता है, ये मार देता है, अपने भोजन के रूप में उसी को ले लेता है। रोग से प्रभावित पौधे को काटकर शेष पौधों से अलग कर देना चाहिए। जैसे ही टोबैको रोग होता है तो उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। उसका उपाय वही है कि उसको काट के और बाहर शेष पौधे को अलग कर देना चाहिए। उससे क्या होते हैं, उससे पौधे में क्लोरोफिल फिर आ जाते हैं और आगे नहीं होता है। दूसरा हमारा होता है आलू का मोज़ेक रोग। यह रोग पोटैटो वायरस X से होता है। आलू का मैजिक रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछता है, और ग्रुप डी में तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। रोग ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ज़्यादातर प्लांट में जो डिजीज होते हैं और वो भी वायरस से और बैक्टीरिया से जो डिजीज होते हैं वो आपको देखने को इसमें मिलते हैं। तो आलू का मैजिक रोग जो होता है वो पोटैटो वायरस की वजह से होता है, जिसको X बोलते हैं। और इस रोग से प्रभावित पौधों में बौनापन लक्षण प्रदर्शित हो जाता है, बौनापन आ जाता है पौधों में, देखेंगे तो चितकावर की तरह हो जाएगा, और प्लस उसमें बौनापन आ जाएगा। और कंधा पर उत्कर्ष निक्रोसिस होता है। कंधा पर उत्कर्ष क्या होता है, निक्रोसिस होता है। बंकी टप ऑफ बनना क्या होता है, अब आइए आगे देखते हैं। बंकी टप ऑफ बनाना, यानी बनाना का ये रोग होगा, बंकी टप ऑफ बनाना, जिसको BTOB बोला जाता है। ये क्या होता है, ये पादप रोग का कारक बनाना वायरस 1 ये फैलता है। और इस रोग में केले के पौधे बौने हो जाते हैं, केले के पौधे जो होंगे छोटे हो जाएंगे। जैसे आपको पता है कि केले के पौधे जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इस रोग की वजह से केले के पौधे जो होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे, छोटे हो जाते हैं, तथा उनके वृंतों पर और रहित सहित पत्तियाँ शिखर पर गुलबावट के रूप में एकत्रित हो जाती है। किस रूप में एकत्रित हो जाती है, गुलबावट के रूप में। अब बात करते हैं मनुष्य में वायरस जनित रोग के, तो वायरस डिजीज इन मैन। अब इसमें देख लेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता के लाया एड्स के बारे में मैंने बताया था ना। तो एड्स किस वायरस से होता है, तो HIV से होता है। तो आइए देखते हैं एड्स का फुल फॉर्म सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, का संक्षिप्त रूप होता है, मतलब उसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। उसी का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड का, एड्स का। इस रोग के विषाणु का नाम HIV है। मैंने बता के लाया कि किस वायरस से होता है, एड्स HIV वायरस से होता है। और ये क्या करता है, अनैतिक यौन संबंध जितने बनाते हैं, बेकार के यौन संबंध बनाते हैं, उसके कारण रक्त में अनियमितता से और अत्यधिक
और नशीले पदार्थ अगर अत्यधिक ग्रहण करते हैं, उसके अत्यधिक सेवन करने से ये क्या होता है, फैल जाता है और इस रोग से ग्रसित रोगी को रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ही क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगा, कभी वो निरोग नहीं रह सकता है। अभी सही होगा, कुछ दिन के बाद से फिर वो उसे क्या हो जाएगा, फिर उसे वो रोग पकड़ लेगा। आई मीन कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसका ख़त्म ही हो जाता है बिल्कुल। ये HIV वायरस उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा और वो ख़त्म कर देता है। रोगी का शरीर जगह जगह क्या होता है, फूल जाता है, मतलब एक घाव की तरह उसमें आ जाता है और खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है। खून का संचार जो होगा ना वो बिल्कुल रुक जाएगा और अंततः रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो डेथ कर जाता है। ठीक है। अब दूसरा रोग आता है चेचक, स्मॉल पॉक्स। और देखिए एलिसा जांच कराया जाता है, एड्स के लिए एलिसा जांच कराया जाता है। एलिसा जांच में वो पता चल जाता है। अब देखिए आते हैं स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स चेचक जिसको बोलते हैं। ये भी क्या होता है, वायरस ही होता है और जिसका संक्रमण का अति सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित रोग को सर्वप्रथम सिर, पीठ, कमर और बाद में शरीर में जोड़ों का दर्द होता है। जैसे ही चेचक होगा उसमें सबसे पहले स्टार्ट जब होगा ना, सबसे पहले सिर, फिर पीठ में, फिर कमर में, बाद में सारे शरीर में जो दर्द होता है। बाद में लाल लाल दाने निकल आते हैं, बॉडी पे पूरा दाने निकल आएंगे जो बाद में फफोले का रूप धारण कर लेते हैं। और इससे होता क्या है कि इससे सिर, आँखें, पेशी, जोड़ों का दर्द, इस रोग की हड्डी के तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसको हम लोग तोड़ बुखार, हड्डी रोग या हड्डी तोड़ बुखार भी हम लोग कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस पीलिया या जैंडिस के, जो काफ़ी खतरनाक रोग होता है जैंडिस। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये क्या होता है, या एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पीत बढ़त अधिक मात्रा में चला जाता है। इसमें रक्त जो होता है अधिक मात्रा में चला जाता है और इसमें यकृत पीत बढ़त का निर्माण अधिक मात्रा होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं निम्न मात्रा में रहती है। फलतः पीत बढ़त यकृत के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है और पेशाब का रंग भी क्या होता है, पीला हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो होता है ना बाइल जूस, इसमें क्या होता है, वो अधिक मात्रा में किस में चला जाता है, पित्त में, यकृत में चला जाता है और यकृत में जाके वहाँ पे पीत का निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इसकी वजह से पेशाब भी क्या होता है, पीला हो जाता है। इसलिए इसको हेपेटाइटिस पीलिया या जैंडिस का नाम दिया जाता है। अब अगला हम बात करते हैं, तो अगला हाइड्रोफोबिया या रेबीज। हाइड्रोफोबिया या रेबीज होता है, यह एक संगठित रोग है जिसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS, आपको पता है दो चीज़ें ब्रेन में पाया जाता है, नर्वस सिस्टम में बता के लाया था, CNS और PNS, दो चीज़ें मैंने बता के लेके आया था। तो वही चीज़ है, CNS में सबसे ज़्यादा तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है और इसका संक्रामक जो होता है, रेबीज एक कुत्ते में पाया जाता है, पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। अगर वो काट देगा ना रेबीज वायरस तो उससे होता है। इसके काटने से रोग के विषाणु शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और समुचित शरीर पर चिकित्सा नहीं किए जाने पर ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देते हैं। जैसे जिस कुत्ते में रेबीज वायरस ज़्यादा कुत्ते में ही पाया जाएगा और हाँ कुछ खास स्थिति में भेड़िए में, लोमड़ी में ये पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कुत्ते में देखने को मिलता है रेबीज वायरस। अगर उसे काट दिया ना तो वो पानी की तरफ दौड़ेगा, हाइड्रोफोबिया बोला जाता है इस वजह से कि पानी से उसको डर लगेगा और कोई भी सामान होगा ना उसको एकदम जाके हवा के काटेगा, उसको पूरा बराबर भूख लगा रहेगा और कोई भी चीज़ उससे लगेगा कि खाने का चीज़ है और जा जा के उसको खूब काटेगा, पागल की तरह एकदम हो जाता है, जिसको पागल कुत्ता बोला जाता है। और वो कुत्ता अगर काट दे, अगर व्यक्ति नहीं दिखाए तो 36 घंटे के अंदर यानी 72 घंटे के अंदर यानी 3 दिन के अंदर उसकी मृत्यु तक हो जाती है। ये वायरस इतना खतरनाक होता है। ये नोट्स में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं एडिशनल आपको ऐड करके बता देता हूँ। और रेबीज वायरस से क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आए होते। जब हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। मेरा सिद्धांत ये है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी सिद्धांत ये है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लें, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आप पढ़ लें। उसके बाद से इसी कॉन्सेप्ट बेस पे आपको MCQ प्रोवाइड करा दिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो भी आप अच्छे तरीके से कर लें। समझ रहे हैं ना आप? तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, पहले थ्योरी को समझाने का प्रयास करता हूँ, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, सारे क्वेश्चन को वहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, रखा रहता हूँ। तो आइए आगे देखते हैं। मेनिंजाइटिस, अगला रोग हमारा जो है वो है मेनिंजाइटिस।
ये काफ़ी है। और ये दिमाग का रोग होता है। मेनिंजाइटिस जो होता है ना, ये ब्रेन का रोग होता है। तो इसमें मस्तिष्क को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और इस रोग में तेज़ी से बुखार आता है। बुखार क्या होगा, बहुत तेज आएगा, इतना तेज़ मात्रा में रहेगा बुखार कि आप उसको कवर नहीं कर सकते हैं। इतना तेज़ रहेगा कि आपका पूरा सर दर्द करेगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो क्या रहेगा, आपको वो देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलता है रोग। तेज बुखार होता है तथा बाद में धीरे धीरे ठंडी लगने लगती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ऊपर मस्तिष्क तथा बाद में बेहोशी भी होने लगती है, बाद में बेहोश भी हो जाएगा आदमी। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव्य सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य जो कहते हैं, जिसको हम लोग के उसी में क्या होता है, वो संक्रमण होने लगता है। वही स्पाइनल द्रव्य की वजह से हमारा एस्पायरस जो होता है और गायरस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसी को ये इफेक्ट कर देता है और उसकी वजह से मस्तिष्क काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मस्तिष्क का बुखार। मेनिंजाइटिस जो बीमारी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मस्तिष्क का बुखार। ठीक है। इसके बाद से अगला हम देखते हैं। अगला होता है ट्रिकोमा। ट्रिकोमा जो है ये भी वायरस से होता है, लेकिन ये होता कहाँ पे, ये तो आँख एवं कर्निया का रोग है। आँख में जो कर्निया पाया जाता है उसका रोग है। मानव आँख मैंने पढ़ा दिया है, उसको वीडियो में जाकर देख लीजिएगा पूरा। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप कंसेप्ट को यदि भूल गए हैं तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। कंसेप्ट आप जाकर देख लीजिएगा, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, कंसेप्ट आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। इसे करने की विधि होती है जिससे रोगी निद्राग्रस्त लगता है। उसको लगेगा ना कि बराबर वो रोग में सोए रहेगा, उसको निद्राग्रस्त रोग लगने लगता है। अब बात आती है चिकन पॉक्स की। तो चिकन पॉक्स क्या है, आइए इसको जानते हैं। तो चिकन पॉक्स की बात करें तो यह रोग चेचक की तरह होता है, चेचक की तरह बहुत ही संक्रामक होता है और इसमें हल्का बुखार होता है तथा शरीर छोटी मात्रा चिकन पॉक्स, वहाँ पे स्मॉल पॉक्स था, केवल चिकन पॉक्स था और यहाँ पे वहाँ पे छोटी मात्रा, वहाँ पे स्मॉल पॉक्स था। तो चेचक की तरह बुरी तरह से संक्रमित होता है और इसमें हल्का बुखार होता है तथा शरीर पर पितिकाएँ निकल आती हैं। शरीर जो होगा ना वो पितिकाएँ निकल आती है जो बाद में जल स्फोटों में बदल जाती है। तो ये भी क्या होती है, ये भी उसी वायरस से होती है। अब आगे आता है जंतु में देखा, पौधे में देख लेंगे, सब जंतु में देखना है कि जंतु में कैसे होता है। मैं इसी तरह से बैक्टीरिया और इसी तरह से कवक द्वारा रोग होगा पौधे में, फिर इसमें दोनों में हम क्लियर करते चलेंगे। अगला देखते हैं खसरा। अगला जो देखेंगे वो देखेंगे खसरा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसिल्स का नाम बोलते हैं। इस रोग का कारक मार्बेली विषाणु वायरस की वजह से होता है और इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है। इस रोग के विषाणु नाक से स्राव द्वारा फैलते हैं और इस रोग के आरंभ में नाक व आँख से पानी बहता है। नाक व आँख से क्या होता है, पानी बहता है। शरीर में दर्द रहता है तथा ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। 3-4 दिन पर लाल लाल दाने हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए रोगी को काम करना चाहिए और हल्का भोजन तथा उबला हुआ पानी पीना चाहिए। खसरा रोग में पूरा एकदम नाक आँख से पानी बहेगा, पूरा आँख से भी पानी आएगा, नाक से भी पानी आएगा, पूरा नाक बहेगा हमारा और पूरा हमारा आँख भी बहता है। तो आप समझ रहे हैं, पूरा एकदम खांसी पूरा ये बहेगा और ज्वर तो बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द रहेगा, बॉडी में दर्द होगा। 3-4 दिन पर लाल दाने हो जाएंगे और इसके उपचार के लिए रोगी को हल्का भोजन तथा उबला हुआ पानी आराम से पीना चाहिए और आराम, सबसे ज़्यादा रेस्ट उसको करना चाहिए। अब अगला बीमारी आता है मैम्पस, जिसको हम बोलते हैं गलसुआ, जिसको हम गलसुआ का नाम देते हैं। तो गलसुआ में क्या होता है, गलसुआ में इस रोग का कारक मम्पस वायरस है। इस रोग में लार ग्रंथि प्रभावित होती है। सलाइवा ग्लैंड जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है और इस विषाणु का, इस वायरस का जो प्रसार होगा ना, जो आगे बढ़ेगा वो किससे, तो वो लार से ही क्या होगा, प्रभावित होगा, उसी से आगे बढ़ता है गलसुआ में और वही प्रसार होता है और लार ग्रंथि को प्रभावित कर देता है। प्रारंभ में झुर्री, मतलब हमारा ये जो पूरा ये जो है ना, वो झुरझुरा की तरह हो जाएगा। सिर दर्द तथा कमजोरी महसूस होने लगेगा। 3 चीज़ें तो बिल्कुल मात्रा में होती है, सिर दर्द, कमजोरी और झुरझुरी जैसी चीज़ें मिलने लगेंगे। 1-2 दिन बुखार रहने के बाद कर्ण के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि जो ये है, उसमें क्या होगा, वो सूजन आ जाता है। पैरोटिड ग्रंथि जो होता है, लार ग्रंथि का वो एक भाग होता है, उसमें क्या होता है, वो सूजन आने लगता है और वो फूल जाता है। वो क्या होता है, फूल जाता है।
अब इतना मैंने बात बता के लाया आपको, इतने सारी चीज़ें मैं बता के लाया। अब आप ट्रिक से चाहे इसको तो याद कर सकते हैं। ट्रिक एक मैं बना के लाया हूँ कि ट्रिक से हम लोग कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक है, रे छोटी ट्रे में चाय पिला, ट्रे में चाय ला, रे छोटी ट्रे में चाय ला। क्या है ट्रिक? तो रे छोटी ट्रे में चाय ला। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। रे से रेबिज हो जाएगा, छोटी मात्रा, ट्रेकोमा, मेम्पस चेचक, चायला एड्स, और फिर आपका पीलिया रोग आ जाएगा। तो रेबीज, छोटी मात्रा, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, एड्स, पीलिया, ये हो जाएगा। आप इसको याद कर सकते हैं, रे छोटी ट्रे में चाय ला, रे छोटी ट्रे में चाय लिया, ट्रे में चाय लिया या चाय लेके आ, ये चीज़ हो गया। पीलिया रोग हो जाता है। तो क्लियर हो गया, आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। जीवाणु के बारे में देखेंगे तो जीवाणु भी एक छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण होता है जीवाणु। और लिवेनहुक को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीवाणु का पिता कहते हैं जीवाणु विज्ञान का। बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इनको कहा जाता है, लिवेनहुक को। और एहनबर्ग ने 1829 ईस्वी में क्या किया था? जीवाणु का नाम दिया था, बैक्टीरिया का नाम दिया था, नाम कोई और दिया था, और फादर कहा जाता है लिवेनहुक को। ठीक है। लुईस पास्चर बाद में आए तो ये फर्मेंटेशन प्रक्रिया किए और इस प्रकार के बताया कि जीवाणुओं द्वारा ही होता है। जैसे ईस्ट होता है और दही बनता है, दूध से दही बनता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है, तो वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, दही बनता है। इस प्रक्रिया से हम लोग शराब, एल्कोहल बनाते हैं, तो वो भी क्या होता है? बैक्टीरिया को सड़ाया जाता है, पदार्थों को सड़ाएंगे उसके बाद से बनाते हैं। तो ये लुईस पास्चर के वर्ण प्रक्रिया के बारे में बताए थे। दूध को पाश्चीकृत भी किया जाता है और पैकेट में भर के दूसरे जगह भेजा जाता है जो सुरक्षित होता है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस ही किया जाता है। तो वो सब के बारे में लुईस पास्चर ने बताया था और जीवाणु के द्वारा ये होता है। इसमें स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना तथा अनेक रोगों का कारण जीवाणु ही होते हैं। पास्चर ने अपने कार्य के आधार पर रोगों को जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को प्रतिपादित किया। बाद में आगे अगर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो बैक्टीरिया के बारे में खोज के बारे में जो बढ़ता गया, तो एक रॉबर्ट कोच थे वैज्ञानिक, वो 1881 ईस्वी में रॉबर्ट कोच उसके बारे में सिद्ध किए कि चौपाए में होने वाला एंथ्रेक्स रोग, यानी जो पशु होते हैं उसमें एंथ्रेक्स रोग होता है, उसके खुर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं और उसमें दिक्कत हो जाता है। तो एंथ्रेक्स रोग उसमें, तथा मनुष्य में तपेदिक रोग यानी टाइफाइड जिसको हम कहते हैं, तथा हैजा रोग भी जीवाणु के कारण से ही होता है। तो सारा चीज़ ये किसकी वजह से होता है? उसी की वजह से होता है। रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन आर्टिफिशियल कल्चर किया। लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत एंटीसेप्टिक थ्योरी प्रस्तुत किया था। कब क्या किया था? एंटीसेप्टिक थ्योरी। और इसी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाणु को बैक्टीरियोलॉजी का नाम बोलते हैं, यानी जीवाणु का अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं उसको हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। लिस्टर एक वैज्ञानिक थे, यही जीवाणुओं के संबंध प्रतिरोधी मत एंटीसेप्टिक का खोज किए थे। यानी जीवाणु से जितने भी रोग होते हैं उसमें हम लोग एंटीबायोटिक नहीं, क्या देते हैं? एंटीसेप्टिक देते हैं। दवा कौन सा देते हैं? एंटीसेप्टिक देते हैं। और इस पूरे स्टडी को, इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है, बैक्टीरियोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो आई होप 2 चीज़ें क्लियर हुआ। एक तो क्या क्लियर हुआ? एक वायरस हम लोग उस समय से पढ़ते हैं पौधे में, फिर ह्यूमन्स में उससे कौन कौन रोग होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि पौधे में जीवाणु, अब बैक्टीरिया के बारे में पूरा पढ़ा, कौन कौन वैज्ञानिक दिए। अब आते हैं तो पढ़ते हैं कि पौधे में जीवाणु जनित, क्योंकि वो एक सीक्वेंस से मैं पढ़ाया हूँ, सीक्वेंस से टोटल में बनाया हुआ हूँ। टोटल जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको एक सीक्वेंस में देखने को मिल जाती हैं, पूरे के पूरे वो सीक्वेंस में ही आपको देखने को मिलेंगी। तो पौधे में जीवाणु जनित रोग देखते हैं, वो क्या क्या होता है, जीवाणु से कौन कौन रोग होते हैं, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। एक मिनट। पौधे में देखिए, पौधे में जीवाणु जनित जो रोग है उसको आप देखिए, उसको मैं बताता हूँ। पौधे में जीवाणु जनित रोग, आलू का सर्थिल रोग, वहाँ मैजेको रोग था, वायरस था, आलू का सर्थिल रोग, ब्लिट ऑफ पोटैटो,
इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सेलोनोसियरम नामक एक जीवाणु होता है। एक जीवाणु है स्यूडोमोनास सेलोनोसियरम नामक एक जीवाणु होता है। इस रोग को हम लोग रिंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं, रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं, ये जो डिजीज होता है। और इसका संवहन तंत्र प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा देखेंगे तो इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र जो होता है वो प्रभावित हो जाता है और पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती है। क्लोरोफिल को ये क्या करता है, सुखाने लगता है, इफेक्ट इस पर पड़ता है और जाइलम पर भूरा रिंग, ब्राउन रिंग बन जाता है और ये रोग मिट्टी के माध्यम से फैलता है। किससे फैलता है? यह रोग मिट्टी के माध्यम से ये फैलता है। तो ये रोग किससे फैलेगा? तो मिट्टी से फैलेगा। दूसरा देखते हैं कि ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कटन। ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कटन रोग जो होता है, इस रोग का कारक जेनिथोमाइनस नामक जीवाणु होता है। जेनिथो नामक जीवाणु होता है और इस रोग से संभावित पौधों की पत्ती पर छोटी सी जलाद रचना होती है जो बाद में भूरी हो जाती है। बाद में कैसी हो जाती है? वो भूरी हो जाती है। तनों पर काले लंबे छत्र चिन्हित हो जाते हैं। रोग का प्राथमिक संक्रमण बीज द्वारा होता है जो वर्षा या ओस में फैलता है। एक बीमारी हो गया जेनिथोमाइनस नामक जीवाणु से ये फैलता है और उस रोग का नाम क्या है? ब्लैक आर्म, मतलब काला काला धब्बा जो बनता है ना, वो रोग इसमें क्या होता है? होने लगता है। काला काला वो धब्बा बनता है। तो पत्तियों पर छोटी सी जलाद संरचना बन जाती है जो बाद में भूरी तरह से हो जाती है। तनों पर काले लंबे हो जाते हैं। रोग का प्राथमिक संक्रमण बीज द्वारा ही होता है और ये उसमें क्या होते हैं? फैलने लगते हैं। तो इस रोग को हम लोग बोलते हैं ब्लैक आर्म। इसको क्या बोला जाएगा? ब्लैक आर्म बोला जाएगा। वर्षा में और उसमें सबसे ज़्यादा ये फैलेगा। अब अगला देखते हैं तो धान का कौन सा रोग होता है? धान का अंगमारी रोग। धान का एक रोग होता है अंगमारी। इस अंगमारी से समझ में आ रहा है कि अंग खत्म हो जाएगा। तो इस रोग का कारक जेनेथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु, उसमें जेनेथोमोनास केवल था और इसमें जेनेथोमोनास ही होगा, लेकिन ओराइजी नामक जीवाणु होता है। इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियों के एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई पड़ता है। दोनों पट्टियों पर क्या होता है? पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है और यह स्पॉट बाद में पीली होकर पत्ती ऊपर से मुरझाने लगती है। पीली हो जाती है और पत्ती ऊपर से क्या होती है? मुरझाने लगती है। भूरी किनारे वाली पत्ती ऊपर से वो मुरझाने लगती है। साइट्रस कैंकर की बात करें तो इस रोग का कारक जेनेथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु होता है। केवल आपको याद क्या रखना है? सिट्री हो गया, फिर वहाँ पे साइट्रस, और जो नींबू में सबसे ज़्यादा ये पाया जाएगा। साइट्रस कैंसर जो होता है जो नींबू में पाया जाता है, आपको सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है ना, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं साइट्रस कैंसर। इसका भी ट्रिक मैं लेके आया हूँ, इसका भी ट्रिक मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो यह रोग नींबू उत्पादन है तो समस्या उत्पन्न करता है। इस रोग के कारण पौधे की शाखाएं, फल सभी कुछ प्रभावित हो जाते हैं। साइट्रस कैंसर नींबू में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सिट्रिक अम्ल भी नींबू में ही आपको देखने को मिलता है। तो खट्टे पौधे होते हैं और इसमें ये जो रोग होता है यही रोग होता है। तो आई होप ये रोग आपको क्लियर हुआ होगा। साइट्रस कैंसर हो गया, ठीक है। और किस नाम से? तो जेनेथोमोनास सिट्रसनाइमस जीवाणु से हो गया। पता है क्या है? अगर आपको ये वायरस का नाम अगर आपको याद नहीं होता है तो आप जाएंगे और जाके क्या करेंगे, उसको लिख के बारी से 3 बार 4 बार से वायरस से होने वाला ट्रिक से बना के उसको आप लिख लेंगे कि कौन रोग किस वायरस से होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं गेहूं का टोंडू रोग। गेहूं का क्या होता है? टोंडू रोग। गेहूं का टोंडू रोग, इस रोग का कारक बैक्टीरियम इंडोबायोटिकम नामक जीवाणु एंजाइना ट्रिकी नामक मेथड से होता है। गेहूं का टोंडू रोग जो होता है, देखिए कितना भारी नाम है, ऐसे देखेंगे तो याद ही नहीं होगा, बट इसको याद तो करना ही पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा। नाम क्या है? कोकोरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम नामक जीवाणु और एंजाइना ट्रिकी नामक जीवाणु से होता है। कोकोरिनोबैक्टीरियम नामक कोकोरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम नामक जीवाणु एवं एंजाइना ट्रिकी नामक नेमेटोड से होता है। इस रोग के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। इस रोग का नीचे का जो भाग होता है ना, वो क्या होता है? मुरझा जाता है और मुरझा के नीचे वो गिर जाता है और तत्पश्चात एक पीले रंग के पदार्थ का स्राव होता है।
स्राव होता है जो गेहूं की बालियों को नष्ट कर देता है। इस रोग का नियंत्रण रोगमुक्त बीजों के लिए क्या है, पॉसिबल है, वो कर ही संभव हो पाता है। इसमें गेहूं की बालियों को नष्ट ही कर देगा। जो बाल होता है गेहूं का जब शुरुआत होता है उसी को ये क्या करता है, नष्ट करता है। तो इस रोग का नियंत्रण रोगमुक्त बीजों को बोकर ही संभव है। यदि उसमें रोग लगा हुआ है, ऑलरेडी पहले ही से रोग पकड़ा हुआ है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम उस चीज़ को लगा नहीं सकते हैं। और इस रोग का नियंत्रण रोग मुक्त बीज को बोकर ही संभव है, वहीं से हम पॉसिबल है कि कर सकते हैं। आगे आते हैं, आगे हम देखेंगे मनुष्य में बैक्टीरिया जनित रोग। ये क्या है बैक्टीरिया जनित रोग, अब ये देखेंगे। अभी तक हम लोग किस चीज़ को देख रहे थे बैक्टीरिया जनित रोग में, पौधे में देख रहे थे। अब हम देखेंगे मनुष्य में बैक्टीरिया जनित रोग। तो सबसे पहले टाइफाइड आता है। सेलोमेना टाइफी का नाम आप सुने होंगे। सेलोमेना टाइफोसा नामक टाइफी नाम जीवाणु होता है, उसी से क्या होता है, ये फैलता है। और जब भी आंत होता है तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको करता है, आंत को इफेक्ट करता है। टाइफाइड में सबसे ज़्यादा हमारा आंत जो होता है ना, वो इफेक्टिव होता है, उसी को कहते हैं। इसको आंत रोग के नाम से भी, आंत बुखार के नाम से भी जानते हैं। आंत बुखार के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। सबसे ज़्यादा टाइफाइड अगर हम देखें तो टाइफाइड किससे फैलेगा, तो पानी में जो गंदगी होता है ना, तो पानी की गंदगी की वजह से ही टाइफाइड फैलता है। और ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट जिसको करता है स्प्लीन को, जिसको हम प्लीहा बोलते हैं, प्लीहा या तिल्ली का नाम बोलते हैं, तिल्ली को ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, इफेक्ट डालता है। और आँख की ग्रंथियों को भी सबसे ज़्यादा ये क्या करता है, इफेक्ट डालता है। आँख की ग्रंथियाँ बढ़ जाएगी, ग्लैंड्स आँख के जितने भी होते हैं वो बढ़ जाती हैं। रोगी को तेज बुखार रहता है और सिर दर्द बना रहता है, बराबर आपका सिर दर्द जो है ना वो करते रहेगा। ये होता कैसे है, तो गंदे पानी की वजह से सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें ये पानी के माध्यम से हमारे बॉडी में सल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु होता है वो क्या होता है, इंटर कर जाता है। तो रोगी को तेज बुखार हो जाता है और सिर दर्द बनने लगता है। तो ये क्लियर आपको हो गया। अब आगे देखते हैं तपेदिक या यक्षमा बीमारी। तो इस रोग का यक्षमा या काक रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक रोग से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण ये उत्पन्न होता है। और इस रोग जब ये रोग हो जाएगा ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से तपेदिक होता है या ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस रोग, टीबी जिसको कहा जाता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होगा। इस रोग में मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होता है। बहुत किसका चुम्मा जब करेंगे ना तो वहाँ पे ये रोग ये फैल जाता है, मतलब उसका जीवाणु और हमारे जीवाणु में वो आ जाएगा और कहीं पे थूक दिए उससे भी हो जाता है और उसी से वो प्रसारित होता है, फैलने लगता है। इसका मुख्य लक्षण क्या है, तो ज्वर, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, वजन में ह्रास, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आदि, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सारी चीज़ें इफेक्टिव हो जाती हैं। तो इसको हम लोग टीबी रोग बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। अब बात करते हैं फ्लैग की। तो ये एक छुआछूत की बीमारी है जो बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलती है और इसका संक्रामक चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। प्लेग पहले होता था, अभी नहीं होता है। पहले काफ़ी ज़्यादा होता था, गोदामों में चूहे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चले जाते थे और उसमें बैसिलस पेस्टिस जीवाणु जो होता है वो चूहों के अंदर चला जाता है और वो चूहों पर पिस्सुओं से होता है और वो फिल्स के शरीर में फ्लेग के बैक्टीरिया में रहते हैं। फ्लेग बीमारी काफ़ी खतरनाक था, जो चूहों से होता था, बहुत पहले होता था, अभी नहीं होता है, हालांकि अभी कम होता है, कम देखने को मिलता है। तो चूहे वहाँ पे चले जाएंगे और उस पर अगर ये बीमारी उस पर अगर ये जीवाणु प्रेजेंट है उसके बॉडी के अंदर और वो अगर आप काट लिया, चूहा काट लिया, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में या उस चूहों की द्वारा काटे हुए जो भी अनाज है उसको अगर हम खा लिए तो फिर वो हमारे बॉडी में फैल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ये होता था और चूहों की बीमारी ये सबसे ज़्यादा होता है, मनुष्य में कम होता है, चूहों में सबसे ज़्यादा होता था। बहुत ज़्यादा चूहे इससे मर भी जाते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी आती है हैजा, कलरा जिसको हम कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है और ये पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये एक विब्रियो कुलेरी नामक जीवाणु जो होता है उसकी वजह से होता है और मक्खियों द्वारा ये फैलता है। हैजा जो होता है मक्खियों द्वारा और गंदे पानी पीने से भी होता है। गंदे पानी में अगर मक्खी बैठी हुई है वो आ गई, विब्रियो कुलेरी नामक जीवाणु द्वारा होता है और ये जब होगा ना तो शरीर में जल की कमी हो जाती है, पानी खत्म तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारा जो होता है ना वो धीरे धीरे बहुत धीरे पड़ जाता है
अब जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन धीरा होगा, पानी की मात्रा कम होगी तो हमें उल्टी होने लगेगी, क्योंकि सारा जल खत्म है तो उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल खत्म, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। और इस बीमारी में हजम क्या होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा प्यास लगेगा। कलरा बीमारी जिसको हम कहते हैं, प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। उल्टी दस्त के साथ सारा शरीर मैंने शरीर से पानी ही ख़त्म हो जाएगा। पानी ख़त्म हो जाएगा तो आप जान सकते हैं कि रक्त बनेगा नहीं, WBC RBC तैयार नहीं होगा, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और बॉडी हमारा जो होगा पूरा वो पीला पीला पड़ जाएगा। और प्यास तो काफ़ी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो पानी की मात्रा अगर कम होती है तो प्यास तो लगेगा ही। अब अगला बीमारी हमारा जो आता है वो आता है डिप्थीरिया। वो कौन सा बीमारी है, वो बीमारी है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया क्या है, यह रोग क्रोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है और इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। डिप्थीरिया जो होगा वो गला में होता है, उसमें कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। प्राकृतिक जो है वो तो है ही, इसमें कृत्रिम झिल्ली आपको देखने को मिल जाती है, कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। कृत्रिम झिल्ली बनने का मतलब क्या हुआ, कृत्रिम झिल्ली बनने का मतलब कि आर्टिफिशियल झिल्ली का निर्माण, वहाँ पे मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है। और श्वास रोध होता है जिससे रोग की मृत्यु हो जाती है और सांस रुकने लगेगा और रोगी आराम से क्या होगा, मर जाता है। और यह रोग क्या दूध के माध्यम से फैलता है। सबसे ज़्यादा ये क्या होगा, संक्रमित दूध अगर ले लेते हैं, कोई व्यक्ति दूध पीता है तो दूध के माध्यम से फैल जाता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक, कुकार और बमन आदि माध्यम से वो बाहर निकलते हैं। इसके माध्यम से वो बाहर निकलते हैं, बमन इत्यादि के माध्यम से क्या होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। ठीक है। इसके बाद से आपका आता है बॉडी टिटनेस। टिटनेस आता है तो सामान्यतः इसे लॉक जा या धनुष्कार कहा जाता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करता है और इस रोग से पेशियों में आकुंचन नहीं हो पाता और शरीर में अकड़न होने लगती है। क्या होगा, टिटनस होता है और इससे लॉकजा या धनुष्कार कहा जाता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करता है। टिटनेस में क्या होता है, कोई भी लोहा का चीज़ अगर हल गया, कट गया, तो वहाँ पे लॉक जा या धनुष कहा जाता है, वहाँ पे जीवाणु जो होगा घाव से शरीर में प्रवेश कर जाता है और इस रोग में पेशियों में आकुंचन और प्रसारण नहीं हो पाता है और शरीर में अकड़न होने लगती है। पूरा शरीर जो होगा ना वो अकड़ने लगेगा, अकड़न की तरह होने लगता है, तो उसको हम लोग टिटनस का नाम देते हैं, टिटनस कहते हैं। और नोट में यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिख के लाया है। डीपीटी एक नोट में है, डीपीटी डिप्थीरिया, पेट्रस और हुपिंग कॉफ एंड टेटनस को ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। ट्रिपल एंटीजन कहता है। यह टीका डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस में दिया जाता है। बच्चों को डीपीटी टीका दिया जाता है। डिप्थीरिया, पेट्रस और हुपिंग कॉफ एंड टेटनस का सुई जो दिया जाता है वो दिया जाता है डीपीटी। ये ट्रिपल होता है, 3 गो ये बीमारी होता है, ट्रिपल एंटीजन होता है जो पहले ही दे दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, ये बचपन में ही दिया जाता है। ये सारी चीज़ें उसमें क्या होती है, आगे जाके वो नहीं हो, ये बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा दिक्कत ना करे, डीपीटी का टीका दिया जाता है। डीपीटी से आप याद सकते हैं, डी से डिप्थीरिया और पी से पेट्रस और टी से आपका क्या हो जाएगा, टिटनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसी में देखेंगे आगे, तो आगे देखते हैं, तो आगे होता है कोढ़ या कुष्ठ। यह एक संचारणशील होता है जो माइक्रोबैक्टीरियम लीप्रे नामक जीवाणु से फैलता है और ये जेनेटिक रोग होता है, आनुवंशिक रोग होता है। इसका अपक्षय होने लगता है, शरीर पर चकते परकत होने लगता है तथा कोहनी व घुटने के पीछे एड़ी और कलाई के अगल बगल की तंत्रिकाएँ प्रभावित होने लगती है, बड़ा बड़ा होने लगता है, कुष्ठ रोग जिसको हम कहते हैं। और काफ़ी ये कोढ़ इसको कहा जाता है, काफ़ी ख़राब रोग होता है। जिस व्यक्ति को ये होता है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में रहता है, तकलीफ में रहता है, लेकिन लोग इससे क्या करते हैं, नफरत करने लगते हैं। वो क्या, उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है, इस जीवाणु का दोष होता है, इस बैक्टीरिया का दोष होता है। उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है, बैक्टीरिया का दोष होता है, पूरा टोटल दोष जो होता है वो बैक्टीरिया का होता है। और कोहनी घुटने के पीछे एड़ी और कलाई के अगल बगल की तंत्रिकाएँ जो होती है वो बिल्कुल ही क्या होती है, इफेक्टिव हो जाती है। तो क्लियर हुआ होगा। तो इसको कोढ़ या कुष्ठ बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु से ये होता है। अगला इससे आता है निमोनिया। निमोनिया भी क्या है, एक तरह का बीमारी है। तो यह रोग डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से होता है। डिप्लोकोकस निमोनिया, डीपी जिसको हम कह सकते हैं, डीपी के नाम से याद रख सकते हैं। और रोगी की तेज बुखार तथा श्वास लेने में कठिनाई होता है। इसमें बुखार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएगा और
सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। फेफड़ा जो होता है, लंग्स जो होता है, उसमें सूजन आ जाता है। इस रोग से ग्रसित लोगों को ठंड से बचना चाहिए तथा एंटीबायोटिक औषधियाँ इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें ठंड से बचना चाहिए, निमोनिया जिसको हो जाता है, सर्दी खांसी नहीं लगना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा उसी ठंड से बचना ज़रूरी है, ठंड से बचना चाहिए। तो और एंटीबायोटिक औषधियाँ इसमें उपयोग किया जाता है। अब आती है हुपिंग कफ, पेट्रस खांसी, काली खांसी जिसको हम कहते हैं। तो काली खांसी में ये हिमोफिलस प्रोटिस नामक जीवाणु से होता है और इस रोग का प्रसार प्राय हवा द्वारा होता है और मुख्यतः बच्चों में होता है। ये कहाँ होगा? मुख्यतः ये बच्चों में पाया जाएगा। इसको हम लोग काली खांसी कहते हैं। नेक्स्ट बीमारी जो आता है वो आता है सिफिलिस। नेक्स्ट बीमारी जो आता है वो सिफिलिस आता है। इस रोग का कारक ट्रिपोनोमा पैलेडियम नामक होता है। इस रोग का संक्रामक रोगी के साथ मैथुन या संभोग करने से होता है। सिफिलिस जिनसों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और वो जो काउडा होता है, काउडा जो टेस्टीज होता है, टेस्टी में सबसे ज़्यादा होता है। वृषण जो होता है, दोनों वृषण कोष में, उसमें सबसे ज़्यादा ये पाया जाएगा। इस रोग में शीशन योनि में लाल रंग के दाने, भेजिना में भी होगा और सबसे ज़्यादा शीशन में भी होगा। लाल रंग के दाने आ जाते हैं और शरीर पे छकते तथा यकृत और मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। और इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है। यहाँ पे एक पेनिसिलिन का टीका दिया जाता है, इसके द्वारा सिफिलिस को दूर किया जा सकता है। सिफिलिस जो है एक तरह का रोग है, मैथुन या संभोग करने से इसमें ये होता है। समझ गए? अब अगला काफ़ी खतरनाक रोग है, ये बढ़िया रोग नहीं है। अब अगला रोग जो देखते हैं वो है गोनोरिया। अगला रोग क्या है? गोनोरिया। इस रोग का कारक नाइसेरिया गोनोराई जीवाणु होता है। रोग का संक्रामक रोग के साथ संभोग करने से होता है। ये जितने भी रोग हैं वो जितने भी रोग हैं वो सब क्या है? सब सेक्सुअल रोग होते हैं। अधिकांश जीवाणु वाले जितने रोग हैं ना, ये सेक्सुअल रोग हैं। तो संभोग करने से होता है और इस रोग में मूत्र जनन पथ की म्यूकस जो होता है ना वो संक्रमित हो जाती है। जोड़ में दर्द होता है तथा स्त्रियाँ बाज हो जाती है। इतना खतरनाक रोग है कि स्त्री इसमें बाज हो जाती है। फैलोपियन ट्यूब में काफ़ी ज़्यादा संक्रमण हो जाता है, बच्चे नहीं हो पाते। अन्य तो बनेगा लेकिन फैलोपियन ट्यूब से ओवम से वो जाकर टकरा ही नहीं पाता है। रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से बचना चाहिए। इसका एक ही इलाज है कि संभोग से बचना चाहिए जिसको रोग है। जैसे एड्स हो गया, ये हो गया, अभी ये लाइलाज बीमारी है, उसका एक ही उपाय होता है। एड्स तो इतनी खतरनाक बीमारी है कि एड्स जिसको अगर हो गया तो जीवन भर वो सेक्स नहीं कर सकता है, जीवन का आनंद नहीं ले सकता है। ले सकता है कब? उस व्यक्ति को जब एड्स हो तब। और उससे जो बच्चे पैदा होंगे उससे भी क्या होगा? वो पकड़ लेगा एड्स, क्योंकि वो आनुवंशिक हो जाता है, जेनेटिक हो जाता है। उससे जो बच्चे होंगे उसमें प्रसार होगा, तो वो फैलते जाता है, ऐसा वायरस से फैलते जाता है। इसलिए एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर HIV से एड्स पीड़ित तो व्यक्ति से अगर संभोग कर लिया तो उसमें पॉसिबल है कि उसमें वो फैल जाएगा, उसमें प्रसार हो जाएगा। और उसमें प्रसार हो जाएगा तो वो व्यक्ति फिर जिससे सेक्स करेगा उसमें वो फैल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है? काफ़ी ज़्यादा प्रसारित रोग है, तो उससे बचना चाहिए। ऐसे ही अनैतिक यौन से संबंध बचना चाहिए। आजकल के जो यंग जनरेशन है, अब हम लोग तो एडल्ट हो गए हैं, हम लोग वयस्क हो गए हैं, 28-30 का एज हो गया हम लोगों का। लेकिन अभी इसके पहले जो एज अभी यंग जनरेशन जो भी हैं, जो 14 से लेकर 21 के बीच में हैं, वो क्या करते हैं आजकल? इतने ज़्यादा गंदा इन्वायरमेंट हो गया है। इन्वायरमेंट गंदा होने की वजह से ही लास्ट में अगर देखा जाए तो जाते हैं जितने भी, तो वो क्या करते हैं? गंदा इन्वायरमेंट होने की वजह से और अश्लील कंटेंट देखने की वजह से वो विदाउट सेफ्टी, बिना कुछ जाने, बिना नॉलेज के क्या करते हैं? सेक्स कर लेते हैं। और जिसको प्रेम का नाम दिया जाता है आजकल, वो हवा से प्रेम नहीं है, वो करने लगते हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और वो इस बीमारी के शिकार होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जब भी एड्स किया जाए तो एक एज पे किया जाए और सेफ्टी तरीके से किया जाए। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी किट्स भी है। कंडोम हो गया और टी कंडोम हो गया और मालाडी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ को उपयोग किया जा सकता है। तो
उसको बचाकर ऑक्सीटॉसिन हार्मोन जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो रहा है आजकल के इन्वायरमेंट ही इतना कट रहा है, ये पूछा नहीं जाए। अश्लील सारा चीज़ है, कंटेंट भी अश्लील यूट्यूब से चाहे हर चीज़ को लेके सरकार इस पर बैन भी नहीं करती है। अश्लील कंटेंट देखते हैं, सभी बच्चों के पास मोबाइल हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है और इससे बचना चाहिए। तो इस रोग से बचने के लिए समूह से बचना चाहिए और एंटीबायोटिक औषधि इसमें ज़्यादा पाया जाता है। सेक्सुअल डिजीज जितने होते हैं उसमें एंटीबायोटिक ही वर्क ज़्यादा करता है, क्योंकि वो प्रतिरोधक क्षमता को ही जाके क्या करता है, कमज़ोर करता है। तो उसमें एंटीबायोटिक ही काम करता है, ठीक है। रोग को रोग ही मारता है, ठीक है। जो रोग है उस रोग को रोग ही मार पाएगा, मतलब लोहा को लोहा ही काट सकता है ना। तो ठीक उसी तरह से पत्थर से तो नहीं काटा जा सकता है लोहा को, तो ठीक उसी तरह से रोग को रोग ही मारता है। तो ये सब क्या करते हैं, एंटीबॉडी को ख़त्म करते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। अब मैंने बोला था कि इसमें भी एक ट्रिक है, तो आइए ट्रिक को हम लोग जान लेते हैं। गोनोरिका टीसी डीपी में है। गोनोरिका का जो टीसी है वो टीसी जो है वो डीपी में है, उसका जो टीसी है वो डीपी में ही उसका छिपा हुआ है गोनोरिका का। गोनोरी का मतलब गोनोरिया हो गया, का मतलब काली खांसी और कोढ़ हो गया। टीसी में टेटनस टाइफाइड हो गया, सी से सिफिलिस हो गया और डीपी में डिप्थीरिया और फ्लेग हो गया और में है मतलब हैजा हो गया। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, इस वीडियो में हम लोगों ने वायरस जनित रोग पौधे में और जंतु में देखा, फिर जीवाणु जनित रोग पौधे में और जंतुओं में देखा। नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे हम, नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में, क्योंकि यहीं पे वीडियो रहने देंगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पौधे में कवक जनित जो रोग होता है उसको देखेंगे और इसके बाद से इसके PYQ एक और वीडियो होगा जिसमें PYQ करेंगे। तो 2 पार्ट में ये ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।